ओके, नाउ सी वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? वर्क अनसर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन and not certified by the architect or surveyor approved by the contractee. ठीक है, thus if the latest certificate available is for the work done up to 31st December and the accounts are closed on 31st March, the contractor has to determine the value of work done from 1st January 2014 to 31st March 2014 to find out the value of work completed but नॉट सर्टिफाइड, राइट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि वो जो आर्किटेक्ट है वो रोज शाम को तो आके आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है, राइट। वो 3-4 महीने में एक बार आके आपको सर्टिफिकेट देगा। ओके, अभी मान लीजिए वो 31 दिसंबर को सर्टिफिकेट दे चुका है। ओके, और अभी नेक्स्ट उसका टर्न जो आएगा ना, वो से फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल को आएगा। कभी आएगा वो इंस्पेक्शन करने? 30 अप्रैल को, राइट। लेकिन अपने को अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करना होता है। इज इट क्लियर? तो 31 लास्ट सर्टिफिकेट वो कब देके गया अपने को? 31 दिसंबर को। कब देके गया? 31 दिसंबर को, राइट। अभी 31 दिसंबर को आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देके गया, उसके बाद भी काम तो चालू होगा ना, काम थोड़ी बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 31 दिसंबर के बाद से मतलब 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक जो काम हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। क्या कहते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब काम तो हुआ है लेकिन अभी तक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसके लिए उसको क्या कहते हैं? अनसर्टिफाइड, राइट। और वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं, बाय वर्क अनसर्टिफाइड। क्या लिखते हैं? जो वर्क सर्टिफाइड लिखा है उसी के नीचे लिखते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब है कि काम हो चुका है और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, राइट। और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या है? काम तो हुआ है लेकिन सर्टिफिकेट मिला नहीं है। इज इट क्लियर? तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, देखिए यहाँ पे दिखा है। वर्क सर्टिफाइड इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। इट इज ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसे अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड जैसे लिखते हैं ना हम लोग फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड लिखा था ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखने का? वर्क अनसर्टिफाइड। क्या लिखने का? वर्क अनसर्टिफाइड। जो भी वैल्यू रहेगा वर्क अनसर्टिफाइड। से फॉर एग्जाम्पल 50,000 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50,000। इज इट क्लियर? और यही ये जो क्रेडिट है वो अगले साल में क्या हो जाएगा? ओपनिंग। जैसे यहाँ पे मैंने खाली ये 10 लाख दिखाया था ना, तो ये भी वर्क अनसर्टिफाइड भी इधर चला जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 50,000। ठीक है, तो वर्क अनसर्टिफाइड का मीनिंग क्लियर है ना? वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। ओके, चलिए लिख लीजिए अभी इसको। हेडिंग लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड। हेडिंग क्या आएगा? वर्क अनसर्टिफाइड। और उसमें लिखिए मीनिंग। मीनिंग ओके, वर्क अनसर्टिफाइड का मीनिंग क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड इज वर्क अनसर्टिफाइड इज the value of work done. Work uncertified is the value of work done, work done and not certified, and not certified by the architect, by the architect or surveyor, by the architect or surveyor approved by the architect or surveyor approved by the contractee, by the architect or surveyor approved by the contractee. Work uncertified is the value of work done and not certified by the architect or surveyor approved by the contractee. हो गया? ये फर्स्ट लाइन लिखा ना सबने? मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ ना साथ में, उस पर ध्यान देके लिख सकते हैं ना। आर्किटेक्ट और सर्वेयर अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी लिखा यहाँ तक सबने ना?
चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, thus if the latest certificate available is for the work done, latest certificate available is for the work done up to 31st December 2013 ना, 31st December 2013, 31st December 2013, okay, and the accounts are closed on 31st March 2014, and the accounts are closed on 31st March 2014, comma, the contractor has to determine the value of work done from 1st January 2014 to 31st March 2014 to find out the value of work completed but not certified. ठीक है ना। इसका मीनिंग इन शॉर्ट क्या हो गया कि 31 दिसंबर को आर्किटेक्ट जो है वो सर्टिफिकेट देकर चला गया और अभी वो आने वाला है 30 अप्रैल को। कभी आएगा? 30 अप्रैल को। लेकिन अपने को 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करना है ना, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक जो भी काम अपना कंप्लीट हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्क अनसर्टिफाइड। क्या कहेंगे? वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब काम तो हुआ है लेकिन अभी तक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। क्लियर है ना इसका मीनिंग? अभी इसका अकाउंटिंग देखिए कैसे दिखाते हैं इसको, कहाँ पे दिखाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, तो वर्क अनसर्टिफाइड इज रिटन ऑन वर्क अनसर्टिफाइड is written on the credit side of contract account. Work uncertified is written on the credit side of contract account under work in progress. Under work in progress. ठीक है। फिर it is transferred on the debit side of the contract account, at the beginning of the next accounting period. क्लियर है ना? इसका मतलब समझ में आया ना? मतलब इसको लिखते कैसे हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं ना उसके नीचे ही लिखते हैं उसको अनसर्टिफाइड करके, राइट। और ये जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है ना, वो अगले साल किधर हो जाता है?
डेबिट साइड में, मतलब ये साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? वर्क अनसर्टिफाइड इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना। नहीं, अभी रिटेंशन मनी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 10 लाख का, और 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो गया। 2 लाख का क्या हो गया? वर्क सर्टिफाइड, मतलब आर्किटेक्ट ने ऐसा बोला है कि 2 लाख का काम हो गया करके, राइट। तो अभी आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा 2 लाख रुपया दे देगा क्या? नहीं देगा ना। कॉन्ट्रैक्ट ही क्या करेगा, वो 2 लाख में भी है ना कुछ पैसा रोक के रखेगा। इज इट क्लियर? से फॉर एग्जांपल 10% रोक के रखेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। उसी को क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी का मतलब क्या होता है? रिटेंशन मनी इज पार्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बट नॉट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर। इज इट क्लियर? वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि इतने का काम हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो पूरा जितना का वर्क सर्टिफाइड, जितने का सर्टिफिकेट दिया ना आर्किटेक्ट ने, उतना पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्ट ही कभी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देता है। कुछ पैसा वो रोक के रखता है, उसी को क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। उसी को क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी, ठीक है ना। अभी वो क्यों रखता है पता है? सी, रिटेंशन मनी इज केप्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट इफ एनी इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इज इट क्लियर? मतलब जब पूरा 100% काम कंप्लीट हो जाएगा ना, राइट, तो तभी कॉन्ट्रैक्टी को ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है भाई, पूरा काम जैसा हम लोग ने एग्रीमेंट बनाया था उसके ही हिसाब से हुआ है, ठीक है ना, तो वो पूरा पैसा दे देगा, राइट। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्टी को कहीं लगेगा कि भाई ये बंदे ने काम करने में थोड़ा सा 19-20 किया है, ठीक है ना, जैसा एग्रीमेंट में लिखा था उसके हिसाब से उसने काम नहीं किया है, राइट। तो उस केस में फिर वो क्या करेगा, वो पैसा उसका जो रोक के रखेगा उसमें से काट के पैसा वो उसको देगा। इज इट क्लियर? और अगर कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा, राइट, इफ देयर इज नो डिफेक्ट, रिटेंशन मनी इज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। रिटेंशन मनी is paid by the contractee to the contractor after certain period, okay, or on completion of the contract as mentioned in the agreement. Is it clear? और देखिए ये रिटेंशन मनी के बारे में भी है ना, जब उन लोग एग्रीमेंट बनाते ना उसी वक्त वो लिखते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि भाई जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका मैं 90% ही कैश तुमको दूंगा, पूरा 100% नहीं दूंगा। तो कितना परसेंट उसने रिटेन करके रखा? 10%। इज इट क्लियर? फिर कब वो देगा, तो उसमें अगर ऐसा लिखा रहेगा कि भाई कुछ पीरियड दिया रहेगा कि भाई ये डेट के बाद मैं बाकी का पैसा दे दूंगा, या फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे दूंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ है वो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आगे चल के डिस्प्यूट नहीं हो। ओके, क्लियर है? रिटेंशन मनी का मीनिंग क्लियर है ना? लिखेंगे अभी हम लोग। हेडिंग लिखा ना आपने, रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी क्या होता है? रिटेंशन मनी इज पार्ट ऑफ द work certified. Retention money is part of the work certified but not paid by the contractee to the contractor, but not paid by the contractee to the contractor, ठीक है, but not paid by the contractee to the contractor, ठीक है ना। और ये क्यों रखा जाता है बोलिए? रिटेंशन मनी क्यों रखा जाता है? टू कवर द cost of defect if any in the construction work, right? See, retention money is kept to cover the cost of defect if any in the construction work, construction work,
कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट इफ एनी इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। हुआ, सेकेंड लाइन लिख के हुआ ना, ओके। फिर आगे क्या लिखा है, इफ देर इज नो डिफेक्ट, इफ देर इज नो डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट नहीं है, जैसा भी तय हुआ था उसके हिसाब से प्रॉपरली काम हुआ है, ठीक है ना। सो अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो रिटेंशन मनी इज पेड बाय द कौन पे करेगा बोलिए, हाँ, कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर if there is no defect, retention money is paid by the contractee to the contractor after certain period, certain period मतलब कुछ टाइम के बाद, जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा, ठीक है ना। आफ्टर सर्टेन पीरियड और ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, or on completion of the contract, or on completion of the contract, as mentioned in the agreement, as mentioned in the agreement, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले ये एग्जाम्पल समझा देता हूँ, उसके बाद आप लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 5 लाख, राइट। मतलब उसने कितने लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 5 लाख का, राइट। साल के एंड में कितने का वर्क सर्टिफाइड हो गया, 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो गया, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा पैसा नहीं दे रहा है ना, कितना परसेंट पेमेंट कर रहा है वो, 90%। मतलब 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है, लेकिन उसने दिया कितना, 1,80,000 ही दिया ना, अगर इसका 90% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो, राइट। तो ये केस में रिटेंशन मनी कितना हो गया, 20,000। कितना पैसा उसने रोक के रखा, 20,000 रोक के रखा, राइट। ये 20,000 ये कब पे करेगा वो, इन दिस केस ₹20,000 इज द रिटेंशन मनी विच इज टू बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर सर्टन period or on completion of the contract as mentioned in the agreement। क्लियर है ना ये एग्जाम्पल, हाँ लिख लीजिए जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, a contractor, undertakes a contract at a contract price of rupees 5 lakh, at a contract price of rupees 5 lakh, ठीक है ना। 5 लाख का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया ना। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क सर्टिफाइड was कितने का वर्क सर्टिफाइड हो गया, 2 लाख का, ठीक है ना, 2 लाख, ओके। अभी सामने वाले ने पूरा 2 लाख रुपया दिया क्या उसको, कॉन्ट्रैक्टी ने कितना परसेंट दिया उसने, 90% ही दिया ना। बट द कॉन्ट्रैक्टी पेज ओनली 90%, दैट इज 2 लाख का 90% कितना होगा, 1,80,000, 1,80,000, राइट। तो ये केस में रिटेंशन मनी कितना होगा बोलिए, नहीं 20,000 ना, कितना पैसा रोक के रखा उसने, 20,000 रोक के रखा ना। तो इन दिस केस रुपीस 20,000 is the retention money, rupees 20,000 is the retention money
which is to be paid, कौन पे करेगा बोलिए? कॉन्ट्रैक्टी। किसको पे करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। विच इज टू बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर। कब पे करेगा? आफ्टर सर्टन पीरियड। आफ्टर सर्टन पीरियड मतलब अगर उन्होंने कोई टर्म डिसाइड किया ना कि भाई इतने महीने के बाद, उसको बोलते हैं आफ्टर सर्टन पीरियड, ठीक है ना। या फिर क्या होगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or on completion of the contract as mentioned in the agreement, as mentioned in the agreement. As mentioned in the agreement. Any doubt students? retention money clear है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? as mentioned in the agreement, as mentioned in the agreement. अरे रिटेंशन मनी क्लियर है कंसेप्ट सबको? ओके अभी देखिए ये वाला कंसेप्ट क्या है पहले समझ लीजिए, छोटा सा है ये। एस्केलेशन क्लॉज क्या है ये? एस्केलेशन। अभी एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने शाहरुख खान का बंगलो कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, और मान लीजिए वो कंप्लीट होने को कम से कम 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 3 साल। इज इट क्लियर? अभी आपको क्या लगता है मार्केट में जो भी मटेरियल लगेगा वो बंगलो के लिए, राइट, 3 साल तक वो मटेरियल का रेट उतना ही रहेगा? बढ़ सकता है ना, ठीक है ना। फिर लेबर भी आपको लगता है लेबर का भी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में है ना? तो अभी बोलिए इस केस में आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना। तो इसके लिए एग्रीमेंट बनाते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त है ना एक ये क्लॉज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सकेलेशन क्लॉज। क्या लिखते हैं? एक्सकेलेशन क्लॉज। एक्सकेलेशन क्लॉज में क्या लिखा जाता है कि अगर मटेरियल और लेबर का रेट बढ़ गया, अगर मटेरियल और लेबर का रेट बढ़ गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन सिर्फ कभी आप बढ़ा सकते हैं अगर रेट बढ़ेगा तो ही। समझ में आया? यूजेज में अभी आप मान लीजिए नुकसान करेंगे, बराबर ना, ध्यान से मटेरियल यूज नहीं करेंगे, नुकसान करेंगे, तो फिर वो शाहरुख खान भर के देगा क्या? बराबर ना। मटेरियल संभाल के यूज करना आपका जिम्मेदारी है। इज इट क्लियर? तो मटेरियल अगर आप ज़्यादा लगा देंगे और वेस्टेज करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा के नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? कौन से कंडीशन में मिलेगा बढ़ा के? अगर मटेरियल और लेबर का रेट बढ़ गया है मार्केट में तो उतना परसेंट आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा सकते हैं। ये क्लॉज लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। इज इट क्लियर? इसको क्या कहते हैं? एस्केलेशन क्लॉज। क्या कहते हैं? एस्केलेशन क्लॉज। क्लियर है ना? देखिए क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या देखिए। दिस क्लॉज इज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द, किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है इससे? कॉन्ट्रैक्टर का। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्टर का। इन केस ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, लेबर और मटेरियल का अगर कॉस्ट बढ़ता है तो। ओके लिख दीजिए एस्केलेशन क्लॉज। escalation clause. This clause is included in the contract to protect the interest of the contractor, to protect the interest of the contractor in case of, to protect the interest of the contractor in case of increase in case of increase in cost of, increase in cost of labor and material, increase in cost of labor and material.
ठीक है ना, मतलब ध्यान में रहेगा ना, कभी कभी बढ़ा के मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बोलिए, लेबर और मटेरियल का अगर रेट बढ़ गया तो, समझ में आया ना, लेबर और मटेरियल का अगर रेट बढ़ गया तो, इज इट क्लियर। हाँ, कॉस्ट और रेट का मीनिंग सेम होता है, बराबर ना, लेकिन आप मटेरियल वेस्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा के देगा वो बंदा, हाँ नहीं बढ़ा के देगा ना, लेबर लोग भी काम प्रॉपरली नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर बाद में बोलेगा ज़्यादा लेबर आवर्स लगेगा, तो चलेगा क्या ऐसा, क्लियर है ना। चलिए अभी ये 9th वाला टर्म क्या है, नोशनल प्रॉफिट। अभी देखिए पहले इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। नोशनल का मतलब होता है नॉट रियल, नोशनल का मतलब क्या होता है, नॉट रियल, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये क्यों नहीं ट्रांसफर करते पता है, अभी मैंने बताया ना कि साल के एंड में, साल के एंड में अपने को अकाउंट तो क्लोज करना पड़ता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अपन ने बनाया वो, राइट। डेबिट साइड में सारा खर्चा लिखा रहेगा, क्रेडिट साइड में जो भी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वो लिखा रहेगा, और उसको हम बैलेंस करेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट आता है ना, उसको मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या लिखूंगा, टू नोशनल प्रॉफिट, क्या लिखूंगा, टू नोशनल प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट है ना कब पता चलता है पता है, जब पूरा बंगला बन गया ना, उसी वक्त अपने को रियल में पता चलेगा ना कितना प्रॉफिट हुआ है, इज इट क्लियर। उसके पहले जो प्रॉफिट है वो क्या है, नोशनल है, क्या है, नोशनल है, मतलब उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इज इट क्लियर। क्योंकि रियल प्रॉफिट कब पता चलेगा मुझे बताइए, जब पूरा बंगलो कंप्लीट हो जाएगा तभी ही पता चलेगा, राइट। ये तो क्या है भाई, क्योंकि देखिए क्या होता है, आर्किटेक्ट ने भी जो भी सर्टिफिकेशन दिया है ना, वो सब अंदाजे पे हो रहा है, समझ में आया ना, एक्चुअल में पूरा कंप्लीट हो गया क्या वर्क, राइट। जब तक पूरा वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक अपने को रियल प्रॉफिट पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से हर साल अपने को प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ता है, राइट। लेकिन उसको कौन सा प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, तो नोशनल प्रॉफिट मीन्स नॉट actual profit, it cannot be transferred to profit and loss account, it cannot be transferred to profit and loss account। ठीक है, notional profit means not actual profit, it cannot be transferred to profit and लॉस अकाउंट, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हो गया, नोशनल प्रॉफिट लिखा सबने, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट। अभी एक्चुअल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो अभी देखिए जैसे मैंने बताया ना, हम लोग कॉस्टिंग में ये सीखते हैं कि भाई कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भी होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है ना, रिकन्सिलिएशन सीखे थे ना। तो अभी क्या होता है मालूम है, एक्चुअल में इसका रियल प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब पूरा बंगलो तैयार हो जाएगा तभी, बराबर ना। अभी बंगलो तैयार होने को 3 साल लगने वाला है, कितना साल लगने वाला है, 3 साल। अभी लेकिन फाइनेंस वाले को तो हर साल प्रॉफिट निकालना है ना, इज इट क्लियर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि भाई जो नोशनल प्रॉफिट है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज अपन मान के चलेंगे कि वो रियल प्रॉफिट है, कुछ परसेंटेज क्या मान के चलेंगे, रियल। तो कैसे पता, कैसे निकालता है, इसका रूल है यहाँ पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट है ना किस पे डिपेंड करता है मालूम है, एक्चुअल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ वर्क डन, किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, मतलब कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, इज इट क्लियर। उसके बेस पे अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। तो अभी इसमें स्लैब है, स्लैब क्या बोलता है मालूम है, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं, राइट। परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, आपने शाहरुख खान के साथ कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख का, ठीक है ना। और अपने को आर्किटेक्ट ने 2 लाख का सर्टिफिकेशन दिया, कितने का सर्टिफिकेशन दिया, 2 लाख का, इज इट क्लियर। कैलकुलेटर ले लो, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2 लाख,
डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 10 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो कितना आंसर आया बोलिए 20, कितना आंसर आया 20। इसका मतलब कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है 20% काम कंप्लीट हो गया है। कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है 20%। एनी डाउट, समझ में आया ना। देखिए हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, परसेंटेज ऑफ वर्क मतलब कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ उसके ऊपर एक्चुअल प्रॉफिट डिपेंड करता है। इज इट क्लियर। कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ कैसे मिलेगा वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहां तक लिखिए पहले, फिर मैं आपको कंडीशन पढ़ाता हूं क्या है। ये वाली लाइन क्लियर है ना। Actual profit means profit to be transferred to profit and loss account. Actual profit means profit to be transferred to profit and loss account, right? और एक्चुअल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ वर्क डन पे, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। यहां तक कोई सवाल है किसी का। ओके अभी देखिए चले प्रोसीड फर्दर, हो गया है लिख के यहां तक। हाँ ठीक है। ठीक है तो अभी ये कंडीशन देखिए ध्यान से। यहां पे क्या बोल रहे हैं मालूम है, इफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज लेस देन 25%, परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज लेस देन 25%, मतलब अगर 25% से कम काम हुआ है, 25% से कम काम हुआ है तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट आप कुछ भी कंसीडर मत करो। मतलब 25% से कम काम हुआ है मतलब अभी तक कुछ काम हुआ ही नहीं है। इज इट क्लियर। तो एक्चुअल प्रॉफिट को तुम क्या कंसीडर करो नील कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो, क्योंकि क्या होता है मालूम है, एक बार पैसा एक्चुअल प्रॉफिट में चला जाता है ना, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो एक्चुअल प्रॉफिट में से कंस्ट्रक्शन कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे सकती है। इज इट क्लियर। तो रूल क्या बोलता है कि भाई अभी तुम घाई मत करो, ठीक है। या आप अकेले भी कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो एक बार एक्चुअल प्रॉफिट आपने निकाल लिया ना तो आप घर पे भी लेके जा सकते हैं। इज इट क्लियर। तो रूल क्या बोलता है कि भाई घाई मत करो, अगर 25% काम 25% से कम काम हुआ है इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है, प्रॉफिट में कुछ भी पैसा मत रखो। इज इट क्लियर। तो उस केस में एक्चुअल प्रॉफिट को क्या कंसीडर करना है नील। क्या कंसीडर करना है नील। पूरा पैसा आपने को क्या रखना पड़ेगा रिजर्व। क्या रखना पड़ेगा एंटायर अमाउंट इज टू बी केप्ट एज रिजर्व अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस। रिजर्व अगेंस्ट वर्क इन, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, साइड में रखा रहूंगा और ये जो मेरा काम चल रहा है ना उसके अगेंस्ट में मैंने वो रिजर्व रखा है। इज इट क्लियर। क्योंकि 75% काम बाकी है ना, कुछ भी 19-20 हो सकता है। इज इट क्लियर। और खास करके देखिए ये जो कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन वाले लोग को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि वर्कर्स लोग सारे चले गए थे ना और सारा काम रुक गया था, ठीक है। तो ऐसा फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड रहता है, राइट। आपका काम ज़्यादा हो चुका है तो ठीक है, इज इट क्लियर। लेकिन अगर 25% से कम काम हुआ है तो आप पैसा घर पे लेके जाने की या शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटने का घाई मत करो। प्रॉफिट में कुछ भी पैसा मत रखो, पूरा का पूरा पैसा क्या रखो रिजर्व। क्या रखो रिजर्व, बराबर ना। क्यों रिजर्व में रखना है, क्योंकि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है 25% से कम। इज इट क्लियर।
तो दिल्ली अभी दूर है, प्रॉफिट में पैसा ट्रांसफर करने का घाई मत करो। एनी डाउट स्टूडेंट्स? पहला कंडीशन क्लियर है, लिख लीजिए। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, राइट, मान लीजिए 2 लाख था ना अपना, 2 लाख का वर्क सर्टिफिकेट आया है, राइट, और 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, इनटू 100, कितना परसेंट आंसर आया बोलिए? व्हाट वाज द आंसर? 20%। कितना परसेंट? मतलब 20% काम कंप्लीट हुआ है ना, तो मैं कुछ प्रॉफिट में पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना, पूरा पैसा मुझे क्या रखना पड़ेगा? एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलिए लिख लीजिए। ये स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कंडीशन नंबर 1 इज क्लियर? shall I proceed further? अभी कंडीशन नंबर 2 क्या है देखिए, इफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज मोर देन और इक्वल टू 25% एंड लेस देन 50%। इसको समझ लीजिए पहले, बाद में लिखना, राइट। अभी दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अपना काम थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है, ज्यादा मतलब कितना? 25% से ज्यादा है, लेकिन 50% से कम है, 50% से कम है। तो अभी है ना, आप कुछ पैसा एक्चुअल प्रॉफिट में डाल सकते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट में डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी वो कुछ अमाउंट कितना होगा? तो एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा है? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। 1/3 इंटू, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट है वो नोशनल में रखा है ना, राइट। लेकिन अभी आपका काम ठीक है, ठीक ठाक हुआ है, ठीक ठाक हुआ है मतलब कितना हुआ है? 25% से ज्यादा हुआ है और 50% से कम हुआ है, राइट। तो अपना रूल क्या बोलता है कि भाई एक 1/3 कितना? 3 में से 1 हिस्सा, 3 में से 1 हिस्सा आप एक्चुअल प्रॉफिट में डाल दीजिए। इज इट क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। 1/3 इंटू मतलब जितना भी नोशनल प्रॉफिट हुआ है ना, उसका कितना हिस्सा? 1/3। कितना हिस्सा? 1/3। लेकिन आगे क्या बोलता है मालूम है क्या? कि भाई आपको जो है ना, हम लोग ने अभी अभी सीखा ना, जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है उतना वो कैश देने वाला है क्या? इज इट क्लियर? तो वो क्या बोल रहा है कि ठीक है आप 1/3 तो डाल सकते हो, लेकिन सामने वाला बंदा कैश कितना दे रहा है वो भी तो देखो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो 100% और 100% मार्केट में कोई देता नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला का अगला पार्ट क्या बोलता है कि भाई आपको आपका जो वर्क सर्टिफाइड है ना, उसमें से कैश रिसीव्ड कितना है उतना वो उसको भी कंसीडर करो, क्योंकि जब कैश रिसीव हुआ रहेगा तो ही मैं प्रॉफिट में डालूंगा तो फायदा है ना। अगर मुझे कैश ही नहीं रिसीव हुआ है तो मैं प्रॉफिट में डाल के कुछ मतलब है क्या? तो रूल अपना क्या बोलता है कि ठीक है, आपका अगर 25% से 50% के बीच में काम कंप्लीट हुआ है ना, तो आप 1/3 प्रॉफिट में डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं? 1/3, राइट। लेकिन साथ में ये भी कंसिडर करो कि वर्क सर्टिफाइड का कैश आपको कितना मिल रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वर्क जैसे 100% वर्क सर्टिफाइड हुआ रहता है, तो 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है तो 2 लाख देता है क्या सामने वाला बंदा? नहीं देता ना, 10% रोक के रखता है, 90% ही देता है ना। तो इसका अपने जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा? 1/3 के बाद में कैश अपने को 90% मिला है ना, तो वो 90% ही मेरा प्रॉफिट में जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब इन शॉर्ट मैं ना रिस्क कम ले रहा हूँ, राइट। क्योंकि एक बार घर पे पैसा चला गया ना तो वापस आता नहीं है, ठीक है ना। या आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया तो वो लोग वापस देने वाले क्या? इसके लिए पहले ही जितना हो सके उतना रोक के रखो। क्लियर है ना? अभी पहले तो हम लोग ने पहले केस में रोक के रखा ना, कितना रोक के रखा? पूरा ही। अगर मेरा काम 25% से कम नहीं हुआ है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ डालूंगा ही नहीं। इज इट क्लियर? शेयर होल्डर को मैं बोलूंगा प्रॉफिट किधर है, कहां से डू डिविडेंड। समझ में आया ना? लेकिन अगर मेरा काम ठीक ठाक हुआ है, ठीक ठाक मतलब कितना? 25 से ज्यादा लेकिन 50 से कम। इज इट क्लियर? तो फिर मैं कुछ पैसा प्रॉफिट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ बोलिए? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। 1/3 ऑफ
नोशनल प्रॉफिट, राइट। अभी खाली 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मैं कंसिडर करूंगा तो भी मेरे को नुकसान है, क्योंकि मुझे वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा मिला है क्या, तो मैं वो भी कंसिडर करूंगा ना कि वर्क सर्टिफाइड में से कितना कैश रिसीव हुआ है। तो इसके लिए वो फॉर्मूला में क्या है, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। लॉजिक समझ रहा है ना फॉर्मूला का? फॉर्मूला कभी भी रटने का नहीं होता है। एनी डाउट? सेकेंड वाला कंडीशन क्लियर है? कंडीशन क्या है बोलिए, कितना कितना काम हुआ है? 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम। लिखिए पहले कंडीशन लिखिए। इफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज, if percentage of work done is more than or equal to 25%, more than or equal to 25% and less than 50%, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरा ठीक ठाक काम कंप्लीट हुआ है, तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट में कुछ पैसा डाल सकता हूँ ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोलिए, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, मतलब 3 में से एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा, ठीक है ना? उसको बोलते हैं 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। लेकिन साथ में क्या कंसीडर करने का बोलिए, कैश कितना रिसीव हो रहा है वो भी कंसीडर करने का ना। सो इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। एनी डाउट? ओके, अभी मान लीजिए मेरे को आर्किटेक्ट ने 3 लाख का काम कंप्लीट हो गया ऐसा सर्टिफिकेट दिया। अपने एग्जाम्पल में कितने का कॉन्ट्रैक्ट था बोलिए, बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कितने लाख का था? 10 लाख का था ना। वर्क सर्टिफाइड कितना आया? 3 लाख। कितना आया? कैलकुलेटर लीजिए, 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, कितना आंसर आया बोलिए? 30%, बराबर ना? ये 30% मेरा क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। क्या है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन, बराबर ना? अभी ये केस में मैं कुछ पैसा प्रॉफिट में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ ना। कितना कितना ट्रांसफर करूंगा बोलिए? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, ठीक है ना? मान लीजिए मेरा नोशनल प्रॉफिट है ना 1.5 लाख रुपया है। कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 का 1/3 कीजिए, कितना आया? 50,000। कितना आया? 50,000। 50,000 में डाल सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं ना, क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे को वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट देता है? 90%। कितना परसेंट देता है? तो वो भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा 50 भी मैं नहीं डाल सकता, इसका 90% निकालो, कितना होता है? 45,000 मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकता हूँ। एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर है? शैल वी प्रोसीड फर्दर? अरे समझ में आ रहा है ना? ये सारा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करना है। क्लियर है ना? ओके, इसमें तीसरा भी एक स्लैब है कि मान लीजिए आपका काम 50% से ज्यादा हुआ है लेकिन 90 से कम, इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ठीक ठाक नहीं, बहुत ज्यादा काम अपना, लेकिन अभी भी पूरा 100% हुआ नहीं है। क्लियर है ना? तो अभी 50 से ज्यादा हुआ है लेकिन 90% से कम हुआ है, ठीक है ना? तभी तो क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है कि आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा ज्यादा पैसा प्रॉफिट में ट्रांसफर कीजिए। पहले 1/3 कर रहे थे ना, मतलब एक हिस्सा ट्रांसफर कर रहे थे ना खाली, तो अभी वो क्या बोल रहा है, 2 हिस्सा ट्रांसफर कर दो। कितना ट्रांसफर कर दो? 2 हिस्सा। तो उसको कितना बोलेगा? 2/3। कितना आएगा? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, राइट? लेकिन साथ में वो वाला कंडीशन वो वैसे ही रखता है, क्या बोलता है? कैश कितना मिल रहा है वो पहले चेक करो। इज इट क्लियर? तो इसके लिए आगे वाला पार्ट सेम है ना, ये वाला, राइट? तो कंडीशन क्लियर है अपना? इफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज मोर देन और इक्वल टू 50%, more than or equal to 50% and less than 90%, less than 90%, ठीक है ना? इसका मतलब हमारा अच्छा खासा काम
हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अच्छा खासा काम हो चुका है। तो हम ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं ना एक्चुअल प्रॉफिट में। तो कितना कितना डाल सकते हैं बोलिए? 2/3। ठीक है, तो क्या आएगा? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, राइट। लेकिन फिर आगे वो एक कंडीशन ये भी रखता है ना कि भाई कितना कैश मिला है वो भी कंसिडर करो, राइट। सो इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो 3 कंडीशन है ना। पहला कंडीशन क्या है बोलिए? अगर मेरा काम 25% से भी कम हुआ है, 25% से भी कम हुआ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट में कुछ भी पैसा डालने का नहीं, पूरा पैसा क्या रखने का? रिजर्व में। पूरा पैसा किस में रखने का? रिजर्व में। क्यों पूरा रिजर्व में रख रहे? क्योंकि दिल्ली अभी दूर है, बरा ना। फिर अगर मेरा एक्चुअल में 25% से ज्यादा कम हुआ है लेकिन 50% से कम हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत पैसा एक्चुअल प्रॉफिट में डाल सकता हूँ। थोड़ा बहुत मतलब कितना बोलिए? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत मतलब 1/3। थोड़ा बहुत मतलब 1/3। क्लियर है ना? तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, ठीक है ना। ये भी 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट हो गया, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है कि भाई कैश कितना मिल रहा है वो भी पहले चेक करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। एनी डाउट? फिर अगर मेरा काम 50% से ज़्यादा हुआ है लेकिन 90% से कम है, इसका मतलब मेरा अच्छा खासा काम हो चुका है। इज इट क्लियर? तो मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्चुअल प्रॉफिट में डाल सकता हूँ। तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब कितना? 2/3। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, राइट। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। लेकिन आगे वो कंडीशन क्या रखता है कि कैश कितना मिल रहा है उसको भी कंसीडर करो, नहीं तो फंस जाओगे। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर मैंने वो कैश रिसीव्ड को कंसीडर नहीं किया और मैंने 1/3 डायरेक्ट नोशनल प्रॉफिट में 50,000 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास कैश तो होना चाहिए ना, राइट। तो कैश कंसीडर करके मैंने 90% कर दिया ना। कितना ट्रांसफर किया? 45। कितना ट्रांसफर किया? 45। एनी डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग किसके देखेंगे? रॉ मटेरियल का। किसका देखेंगे? रॉ मटेरियल का, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल को कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड में। कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड में, ठीक है। फिर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ, डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ, राइट। मतलब अगर वहां पे कोई ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, तो उसको क्या करने का? डेबिट करने का। क्या करने का? डेबिट करने का। सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल lying at site, opening stock of material lying at site, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ठीक है ना। मतलब साल के एंड में मान लीजिए वहां पे 100 गुनी सीमेंट रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अभी वो 100 गोनी से पूरा साल चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो कुछ अपने को अपना सेंट्रल स्टोर रखा रहेगा ना अपने। सेंट्रल स्टोर मतलब अपना मेन गोडाउन। सेंट्रल स्टोर का मतलब क्या होता है? अपना मेन गोडाउन। तो अभी मालूम पड़ा उधर 100 है लेकिन कम पड़ेगा ना,
तो अपने को अपने मेन गोडाउन से भेजना पड़ेगा ना, तो वो भी डेबिट में आएगा क्योंकि वो भी खर्चा है ना। मटेरियल सेंड फ्रॉम सेंट्रल स्टोर, मटेरियल सेंड फ्रॉम सेंट्रल स्टोर, ठीक है, मटेरियल सेंड फ्रॉम सेंट्रल स्टोर, ठीक है। अभी सीमेंट हम लोग ने भेज दिया ना, भी सीमेंट के साथ भी रेती भी चाहिए, बरा ना। तो अभी रेती हम लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई एक काम करो, तुम वहीं के वहीं खरीद लो। इज दैट क्लियर? जैसे हम लोग एज्यूम करो कि वर्सोवा में हम लोग बंगला बना रहे, किसका, शाहरुख खान का, बरा ना, और मेरा सेंट्रल स्टोर इधर विक्रोली में है। इज दैट क्लियर? तो अभी मैं यहाँ से, मान लीजिए मेरे सेंट्रल स्टोर में भी रेती है नहीं, तो क्या उसका काम नहीं होगा? हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि उधर से ही खरीद लो। तो उसको क्या बोलते हैं? मटीरियल डायरेक्टली परचेज एट साइट, मटीरियल डायरेक्टली परचेज एट साइट। इसमें क्या है ना, थियरी में हम लोग पूरा जितना भी पॉसिबिलिटी है ना सब कवर करते हैं, सब में एक्चुअली एक साथ इतना नहीं आता है। क्लियर है? और पूरा लॉजिकली समझना है। देखिए पहले का मीनिंग क्लियर है ना, ओपनिंग स्टॉक मतलब वहां पे कितना गोनी सीमेंट था? 100 गोनी था, बरा ना। लेकिन 100 गोनी सीमेंट में काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो मैं मेरे सेंट्रल स्टोर से भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है ना, रेती चाहिए तो सेंट्रल स्टोर में भी नहीं है, तो अपन ने उसको क्या बोला? डायरेक्टली खरीद लीजिए, ठीक है, ओके। अब ये चौथा पॉइंट क्या है, देखिए, मटीरियल सेंड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटीरियल सेंड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? अभी हम लोग ने लास्ट टाइम सीखा था ना कि शाहरुख का बंगले का कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैंने आमिर खान का भी बंगले का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बराबर ना। और उधर ही है, समझो थोड़ा सा आगे पीछे, वर्सोवा में ही है, बराबर ना। अभी सीमेंट खत्म हो गया, बराबर ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई वो जो आमिर खान, मेरा ही साइड है ना वो भी, बराबर ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उधर के स्टोर कीपर को मैं बोलता हूँ उधर से कुछ सीमेंट इधर लेके आ जाओ, बराबर ना। उसको क्या बोलते हैं? मटीरियल सेंड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटीरियल सेंड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है ना? अभी देखिए इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कर रहा है ना वो डेबिट करेगा, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो क्रेडिट करेगा, बराबर ना। तो अभी मुझे बताइए, मैं पहले सिचुएशन समझिए क्या है। शाहरुख खान के लिए मैं बंगला बना रहा हूँ वर्सोवा में, मटेरियल थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है ना। और एक बंगला मैं ही बना रहा हूँ, किसके लिए? आमिर खान के लिए। तो मैंने ये जो शाहरुख खान के बंगले का सुपरवाइजर है ना, उसको मैंने बोला आमिर खान का जो साइट है ना उस पे से कुछ सीमेंट का गोनी इधर लेके आ जाओ, बराबर ना। तो अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करता है उसको डेबिट करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो किसको डेबिट करेंगे बोलिए? आमिर खान को क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि आमिर खान के साइड से बाहर जा रहा है, बराबर ना। और कौन से साइड पे आ रहा है? शाहरुख खान के साइड पे आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया? द कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिसीविंग शुड बी डेबिटेड and the contract which is sending should be credited, and the contract which is sending should be credited. Any doubt students? मटेरियल का डेबिट साइड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? खत्म नहीं हुआ है, डेबिट साइड खत्म हुआ है, और अभी मैं खाली मटेरियल का ही बात किया है अभी तक। पॉसिबिलिटी क्लियर हो गया ना? पहला पॉसिबिलिटी क्या था बोलिए? स्टार्टिंग में कुछ मटेरियल रखा हुआ था, ठीक है ना। फिर मैंने कहां से भेजा? सेंट्रल स्टोर से, ठीक है। फिर उन लोग का रेती का जरूरत पड़ा तो मैंने उनको क्या बोला? डायरेक्ट खरीद लीजिए, ठीक है ना। फिर सीमेंट कम हुआ तो मैंने क्या बोला? आमिर खान के साइड से ले लीजिए। क्लियर है ना? ओके, हाँ। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिसीविंग शुड बी डेबिटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेंडिंग शुड बी क्रेडिटेड। तो अपने एग्जाम्पल में किसको डेबिट करेंगे बोलिए?
शाहरुख खान के कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे और आमिर खान के कॉन्ट्रैक्ट को क्रेडिट करेंगे। एनी डाउट? चलिए अभी आगे देखिए, बी क्या है? क्रेडिट साइड। बी क्या है? क्रेडिट साइड। द कॉन्ट्रैक्ट should be credited with the contract should be credited with हाँ, should be credited with ये आपके ये सब शॉर्टकट में बात करने का, इतना डिस्कशन नहीं करने का। वो बिजनेस भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना? तो साल के एंड में कुछ मटेरियल वहां पे बचा होगा ना, साइड पे रखा होगा ना, उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग मटेरियल लाइंग एट साइट। क्लोजिंग मटेरियल लाइंग एट साइट। तो उसको कहां पे लिखना है? क्रेडिट साइड में। कहां पे लिखना है? जैसे हम लोग करते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। सेम वही लॉजिक है, ठीक है? क्लोजिंग मटेरियल लाइंग एट साइट। ओके। फिर सेंट्रल स्टोर से उन लोग ने सीमेंट मंगाया था ना, मान लीजिए 500 कोनी सीमेंट मंगाया था, कितना? उसमें से 300 ही लगा, बचा कितना? तो वो 200 वापस कर दिया उसने। 200 क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो किधर? जब मंगाया था तब डेबिट में लिखा था ना, तो जब वापस कर रहे हैं तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में। क्या लिखना है? मटीरियल रिटर्न टू सेंट्रल स्टोर। मटीरियल रिटर्न टू सेंट्रल स्टोर। मटीरियल रिटर्न टू सेंट्रल स्टोर, ठीक है ना? फिर रेती उसने डायरेक्ट खरीदा था ना साइड पे, राइट? अभी कुछ बच गया, कुछ क्या हो गया? तो वो वापस कर देगा। किसको? सप्लायर को। किसको? सप्लायर को। तो क्या है? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है ना? क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना है? क्लियर है ना? फिर चौथा क्या है? अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। सो मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये लिखा, चारों पॉइंट लिखा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेल ऑफ मटेरियल। सेल ऑफ मटेरियल। जितना कष्ट अभी होगा ना, उतना सम सॉल्व करने में इजी होगा। सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस will be shown on cost price will be shown on credit side of cost price will be shown on credit side of contract account, will be shown on credit side of contract account, ठीक है ना? मतलब अगर कुछ मटेरियल बेचा है ना, तो वो मटेरियल का कॉस्ट प्राइस ही दिखाने का, सेलिंग प्राइस नहीं दिखाने का। कौन सा प्राइस दिखाने का? कॉस्ट प्राइस। और कहां पे दिखाने का? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे क्रेडिट साइड में, ठीक है? सेकेंड लिखिए, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस में होता है ना ऐसा, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो सकता है ना साइड पे से, फिर आग भी लग सकता है। हाँ, आग नहीं लग सकता मटेरियल को। फायर एक्सीडेंट एक्सेट्रा
Okay. Abnormal loss of material like loss due to theft, comma fire, accident, etc. should be transferred to costing profit and loss account. Should be transferred to costing profit and loss account. Should be transferred to costing profit and loss account by passing the following entry. By passing the following entry. By passing the following entry. क्या एंट्री है इसका? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. Costing profit and loss account debit to contract account. Debit to contract account. To contract account. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है? Normal loss of material. Normal loss of material like loss due to normal circumstances. Loss due to normal circumstances. Normal loss of material like loss due to normal circumstances should not be recorded separately. Should not be recorded separately in contract account. Should not be recorded separately in contract account. There will be no entry. There will be no entry as it is unavoidable. हाँ, unavoidable. As it is unavoidable. As it is unavoidable. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस. ठीक है. उसमें लिखिए द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुड बी डेबिटेड. The contract account should be debited with other expenses like ठीक है. ये सब खर्चा लगेगा ना. वेजेस. पहला क्या है? वेजेस. पेड एज वेल एज आउटस्टैंडिंग. ठीक है ना. जो पेड किया रहेगा वो भी लिखना है और जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो भी ऐड आउटस्टैंडिंग करने का. जो भी वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं. ओके. फिर पॉइंट नंबर 2, सुपरवाइजर चार्जेस. साइड पे सुपरवाइजर भी रखेंगे ना हम लोग, तो उसको पगार देना पड़ेगा कि नहीं?
तो वो भी खर्चा है ना कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? नहीं नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताएं। अभी जैसे मैंने शाहरुख खान का बंगला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट, लेकिन उसका जो लाइटिंग वगैरह है ना, वायरिंग वगैरह, उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी और को दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? सब कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फ्री में बना के देगा क्या सब वायरिंग वगैरह? उसको पैसा देना पड़ेगा ना। उसको क्या बोलते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है। चौथा है शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। शेयर ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। मैं एक ऑफिस भी चला रहा हूँ ना, लेकिन वो ऑफिस का खर्चा सब कॉन्ट्रैक्ट पे डालूंगा ना मैं, थोड़ा थोड़ा। ओवरहेड्स का पूरा चैप्टर किया अपन ने, इसके पहले वाले सेम में किया ना, ओवरहेड को बांटते ना हर एक में, वही है ये। ठीक है। पांचवा इंजीनियर्स चार्ज। इसमें बांटना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली अपने को अमाउंट दिया रहेगा। पांचवा क्या है? इंजीनियर का चार्ज। ठीक है, चलिए सम मैं नहीं करा रहा हूँ आज स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसका थियरी पार्ट कंप्लीट हो गया।